नमो बुद्धाय, जय भीम साथी। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग मस्त खुश बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। आप लोग को पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसी हिसाब से तैयारी भैया जोरों शोरों से करते रहिए। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आज ये हमारा होने वाला ले वाइगोस्की। आज हम पढ़ने वाले हैं ले वाइगोस्की, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने क्या है कि सीटेट में हमने क्या क्या, अगर आप इस वीडियो पहली बार तो पहले इस बात को देख लीजिए कि सीटेट में हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है। हमने विकास और वृद्धि पढ़ लिया, मनोविज्ञान में विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। और जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास है, जीन पियाजे हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है। जीन पियाजे का चाहे आप संज्ञानात्मक विकास हो, ठीक है, या फिर उसके जो नैतिक विकास हो उसको भी, तो जीन पियाजे कंप्लीट हो चुके हैं, वाइगोस्की भी कंप्लीट हो चुके हैं। विकास और वृद्धि, विकास की जो अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, किस अवस्था में बालक क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, उनके सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, वो कहाँ तक सोच सकते हैं इन, और उनके अंदर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और सामाजिक और चाहे संवेगात्मक कह लीजिए और चाहे बौद्धिक, इन सभी का विकास कैसे कैसे किस अवस्था में कैसे होता है इसके बारे में कंप्लीट हमने बात कर ली है। जैसे एक होता है गर्भावस्था, गर्भावस्था कितने अवधि का होता है, ये बात हो गई है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सारे अवस्थाओं में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बदलाव हमेशा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से होता रहता है। इसके बारे में सारी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। और भैया क्या कंप्लीट, जीन एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और हमारा आरटीई 2009, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, हिंदी पैडागोजी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी गणित पैडागोजी और पर्यावरण पैडागोजी ये भी कंप्लीट हो चुका है। और पर्यावरण जो शिक्षण या पर्यावरण जो विषय वस्तु, सॉरी, जो पर्यावरण की जो आपकी विषय वस्तु है, जो एनसीईआरटी 3, 4, 5 को जो पढ़ना है, जो ईवीएस इन्वायरमेंट जो आपका है, जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 3, 4, 5 की बुक पढ़नी है और वहीं से आपको 15 नंबर क्वेश्चन हर बार देखने के लिए मिलता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक आध वीडियो और हम डाल देंगे, थोड़ा बहुत बचा है और इसमें बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, मात्र 20 से 25 मिनट। कितना भैया, 20 से 25 मिनट का वीडियो है। अधिक से अधिक 40 वीडियो पूरा कंप्लीट। अब तक लगभग 40 से 45 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो सबसे, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले से उन वीडियो को देख के अच्छे से बेहतर तरह से नोट बनाने के लिए तो आपके पास टाइम है नहीं, आप उसी को बार बार सुनिए रिपीट करके। उसको अगर एक बार दो बार सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो आपके माइंड में उतर जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। क्योंकि सीटेट के लिए भैया समझना बहुत जरूरी है। सीटेट के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। अगर समझ में बातें नहीं आएंगी तो सीटेट का जो शिक्षण है ना, आप कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सीटेट पास कर लेंगे, सीटेट अगर पास कर लेंगे, सीटेट की पैडागोजी आपको समझ में आ गई, तो आगे केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, DSSS भी हो गया, ये जो सारे एग्जाम होते हैं इनमें जो आपकी वैकेंसी आती है टीजीटी की, उसमें भी पैडागोजी पूछी जाती है, जो 100 नंबर की होता है, 100 मार्क्स का होता है। और आपको DSSS में भी क्या है, 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, बस केवल पैडागोजी सेक्शन से। यूपी टेट में गवर्नमेंट दे चाहे न दे वैकेंसी, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में देखने के लिए वैकेंसी मिलेगी और उसके लिए आपको सीटेट पास होना बहुत ही जरूरी है। आप यूपी टेट पास रहेंगे तो उसमें नहीं भर सकते हैं, आपको वो पास करना ही पड़ेगा। सीटेट पास रहेंगे तभी वो सब फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा होने वाला भी है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जान लेते थोड़ा सा। लॉरेंस कोहलबर्ग ये भी एक क्या मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो नैतिक क्या किया था, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक का मतलब हमने भैया कल ही बताया था। नैतिक का मतलब हमने कल बताया कि नैतिक क्या होता है, किसी से अपना, नैतिक का मतलब होता है किसी से बात व्यवहार करने की जो आपके अंदर जो कैपेसिटी के साथ साथ जो आपके आदर करना, सम्मान करना, दूसरों के बातों का समझना, इज्जत सम्मान, ये सारी नैतिकता के अंदर ये नैतिकता होती है। नैतिकता में एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो नैतिकता में कोहलबर्ग ने बताया कि इसमें एक दुविधा की एक तर्कना, ये जो नैतिकता जो है ये तो दिए थे पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास दिया था। नैतिकता में जब पियाजे ने जब बात की तो पियाजे की थ्योरी को, पियाजे की जो थ्योरी है उसी थ्योरी के आधार पे, उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना यह सिद्धांत दिया। बालक एक इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, बस बात आप ध्यान सुनते रहिए। इसमें क्या होता है कि बालक एक ऐसे स्टेज से गुजरता है जिसमें कभी माँ बाप के कहना मानता है, तो कभी बाहर के लोगों का कहना मानता है, कभी ईश्वर को परम सत्य मान लेता है, तो कभी कोई काम डर की वजह से करता है, या तो कभी काम कोई पुरस्कार की वजह से करता है। तो इन
जो लॉरेंस कोहलबर्ग है इन्हीं बात पर ध्यान दिए हैं कि बालक कभी कभी दुविधा में फंस जाता है कि किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने। तो इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में आज बात होने वाली है, तो आप ध्यान से एकदम ध्यान से सुनते रहिए। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के ही सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन करके, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपना सिद्धांत क्या किया, प्रस्तुत किया है। यह सिद्धांत भी एक हिंज नामक का आदमी है। यह सिद्धांत एक हिंज नामक का आदमी है और उसकी पत्नी को क्या है, कैंसर है। एक हिंज नामक का आदमी है, ठीक है, और उसके क्या है, उसकी पत्नी को कैंसर है और उसी के बारे में पूरी स्टोरी ये बताई गई है। तो भैया हम तो यूपी टेट के लिए पढ़ नहीं रहेंगे, पूरा स्टोरी आप जानेंगे। अब मेन पॉइंट को जानना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट, इसका प्रयोग इन्होंने जो है ना, इसका प्रयोग बस केवल बालकों पे किया है। किस पे भैया, बस बालकों के सामने ये कहानी स्टोरी जो है सुना के उसका उनके बारे में उन बच्चों का मत जाना। वो भी कितने साल के बालक, 10 से 16 साल, 10 से 16 वर्ष के बच्चों को हेंज की जो कहानी है प्रेजेंट की जाती है, मतलब सुनाई जाती है। और हेंज में क्या बताया गया है कि हेंज नामक एक व्यक्ति है, उसकी बीवी बीमार रहती है, वो दवा लेने के लिए जाता है लेकिन डॉक्टरी बंद हो जाती है, तो वो सोचता है कि दवा चुरा ले। तो ऐसे ही स्टोरी करके हेंज की है, ठीक है। आगे ये, और इनका प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर हुआ है और ये केवल बालक पे किए हैं। ये सबसे बड़ी इनकी गलती थी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बस केवल लड़कों को ही लिया था। किसको लिया था भैया, बस केवल लड़कों को ही लिया था, लड़कियों को इन्होंने शामिल नहीं किया था। आगे, और जो इनके सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे पियाजे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, इनके भी सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण वर्ड हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। एक है नैतिक तर्कणा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्क का मतलब होता है सही गलत निर्धारित करने का विचार प्रक्रिया। एक स्थिति ऐसे आती है बालक कि उस समय ये तर्क करता है। तर्कणा मतलब होता है भैया तर्क करना। तर्क आप कब करेंगे भैया, तर्क मतलब होता है चिंतन करना। और चिंता कब होगा, चिंता आप तब करेंगे जब कोई आपको संकेत मिलेगा। बिना संकेत के, बिना चिन्ह के चिंतन पॉसिबल नहीं है। जब तक किसी के बारे में आपको कुछ पता नहीं रहेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, तब तक आप चिंता नहीं कर सकते। और चिंता करते करते हम किसमें चले जाते हैं, कल्पना में चले जाते हैं। तो चिंता करने के लिए या चिंता आपको तभी होती होगी जब कोई न कोई संकेत या चिन्ह होता होगा कि फला आदमी मेरे साथ ऐसा किया था, तो अब चिंतित, अब वो ऐसा है तो ऐसा कर सकता है मेरे साथ। तो सेंस ये लगाइए, तर्कणा का मतलब होता है चिंतन करना, और चिंतन का मतलब होता है कि कोई चिन्ह होना चाहिए या कोई संकेत होना चाहिए, तभी आप चिंतन करेंगे। आगे ये, और ये बालक चिंतन करता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसके बारे में विचार करता है। जैसे आपकी शादी हो गई है, आप शादी हैं, तो माता जी कुछ बातें आपको सुना रही हैं और आपकी वाइफ कुछ बातें सुना रही हैं, तो आप दोनों के विचारों क्या करेंगे, सुनेंगे। और सुनने के बाद आप अपने में क्या करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे कौन सही है कौन गलत। तर्क करेंगे ना, तर्क के आधार पे, तुलना के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि माताजी सही हैं या फिर मेरी वाइफ सही है। इसके बीच में बस बालक विचार करता रहा है, दोनों लोगों को सुनेगा, सुनने के बाद विचार करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। बस विचार कर रहा है, अभी विचार कर रहा है, बस इतना चेक कर रहा है कि सही कौन है गलत कौन है। अगला कह रहा है नैतिक दुविधा। दुविधा मतलब क्या होता है भैया, दुविधा मतलब, नैतिक का मतलब सांस्कृतिक की बात हो गई, दुविधा मतलब किसी चीज में बंध जाना या किसी में फंस जाना। अब दुविधा में कब फंसेंगे, जब दोनों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अब उसमें से आपको निर्धारण करना है कि कौन सही है कौन गलत है, तब आप क्या फंस जाएंगे भैया, दुविधा। आपके लिए माता जी भी जरूरी हैं और आपके लिए वाइफ भी जरूरी है। अब इसी बीच में आप फंस जाएंगे, दुविधा में फंस गए कि अब क्या करें। तो जब विरोधाभास होता है किसी चीज में, तो वहां उलझन की भावना फंस जाती है। आप ये सोचेंगे आप स्टेज पे आके कि बीवी हमारी सही है या फिर मेरी माताजी सही है। तो जब दोनों ने अपनी अपनी समस्या लाके आपके सामने रखा, तो आपने उस पर किया विचार, आपने उस पर क्या किया, विचार। तो जब विचार करेंगे तो होता है तर्कणा। अब विचार करने के बाद जब एक दूसरे का जो
चीजें जो एक दूसरे का मेल नहीं खा रहा है, एक दूसरे विरोधा हो रहा है, विरोधी भाष की। अब माता जी करे कि हम तुम्हारे बीवी के साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारी और आपकी बीवी करे कि हम आपकी माता जी के साथ नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, विरोधाभास की जहाँ स्थिति होती है या जहाँ उलझन पैदा होती है उसे कहते हैं दुविधा। किसी क्वेश्चन, किसी समस्या के बारे में आपको पूरी जानकारी होने के बाद अब फैसला आपको करना है कि क्या सही है क्या गलत है, आप इसी उलझन में फंस गए तो यही होता है नैतिक दुविधा। क्या होगा, नैतिक दुविधा। अब नैतिक कार्रवाई क्या होती है? नैतिक कार्रवाई क्या होती है भैया? नैतिक व्यवहार का चुनाव करना। नैतिक कार्रवाई क्या होती है कि आप पहले स्टेज में क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि कौन सही है कौन गलत। अब विचार करने के बाद सेकेंड स्टेज में आ जाए दुविधा। अब आपको फैसला करना है किसके साथ रहना है, माता जी के साथ रहना है या बीवी के साथ रहना है, तो ये हो गई आपके लिए दुविधा। अब अगला होता है नैतिक कार्रवाई। आप उसके बाद करेंगे आप कार्रवाई, आप रिजल्ट निकालेंगे, चुनाव करेंगे कि अब माता जी के साथ हम रहें कि अपने वाइफ के साथ रहें, आपको करना है चुनाव। तो चुनाव भी ऐसा होना चाहिए जो नैतिक हो। और नैतिक मतलब क्या होता है? नैतिकता उसे कहते हैं जो समाज ने बनाया है, जो हमारा परिवार बनाया है, जो हमारा समुदाय, जो हमारा राष्ट्र है, ये लोग मिलकर जो एक नियम बनाते हैं, इसी को कहते हैं क्या, सांस्कृतिक। यही हमारा क्या होता है, समाज द्वारा ही क्या करती है, नैतिकता निर्धारित की जाती है कि पापा का सुबह उठ के क्या पैर छूना है, माता जी का पैर छूना है, सुबह गुड मॉर्निंग करना है, दोपहर में ये फला चीज़ें, ये किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? पेरेंट्स के द्वारा ना। पहले परिवार के द्वारा नैतिकता बालक के अंदर भरी जाती है कि कोई अगर घर में आया बेटा तो पहले पानी के लिए पूछते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो ये नैतिकता घर में बनाई गई है। धीरे धीरे अब जब वो बड़े हो जाएगा, जब समाज में जाएगा, तो कोई बड़ा उससे पहले उनके अगर आसपास आके खड़ा हो गया तो चेयर पर अगर बच्चा बैठा तो चेयर छोड़ के खड़ा हो जाएगा उनके सम्मान के लिए कि आप बैठिए। चाहे उसके अंकल जी हो सकते हैं, चाहे दादा चाचा मामा बुआ कोई भी हो सकता है। तो क्या करेगा फिर, ये समाज में सीखा, समाज में फिर आते आते फिर क्या करे, ये राष्ट्रीय लेवल पे आएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो ये जो भैया नैतिकता हम उसे कहते हैं जो समाज ने निर्धारित किया है, जो हमारा फैमिली, जो हमारा परिवार है, जो हमारे माँ बाप है, जो हमारे समाज है, जो समाज हमारा निर्धारित किया है कि आपको समाज में कैसे पहनना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, और कैसे लोगों को सम्मान करना है, आदर करना है, कैसे लोगों की बातों को सुनना है। उसके बाद आपको एक्शन लेना है और रिएक्ट करना है और आंसर देना है। बड़े हैं तो किस हिसाब से आप आंसर देंगे और छोटे हैं तो किस हिसाब से आप आंसर देंगे। यही हमारा होता है नैतिक। इसी को हम नैतिक मूल्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए, इस विकास का 3 विभिन्न स्तरों में अंतर, मतलब 3 स्तर और 6 चरण में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 स्तर 6 चरणों में बांटा गया है। इसको आप देख लीजिए। जब पहला स्तर होता है जिसको हम बोलते हैं पूर्व परंपरा स्तर या पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। तो जब बच्चा जब छोटा होता है, जब बच्चा क्या होता है 2 साल 4 साल का जब होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय अगर उसके अंदर नैतिकता लानी है, अगर भैया बालक को आप चाहते हैं कि अच्छा काम करे जब वो छोटा हो, तो कैसे आप करवाएंगे? तो बच्चे के अंदर नैतिकता लाना है तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेज है आत्म केंद्रित निर्णय या यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। आत्म केंद्रित मतलब होता है कि एक जो बालक एक ऐसी एज है, एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें क्या है, बस अपने बारे में सोचता है। इसे हम कहते हैं स्वार्थी बच्चा। अब जो बच्चे 2 साल के होंगे ना भैया, 2 साल 3 साल के, ये क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं। अगर घर में लाके चॉकलेट रख दी जाए, अगर पापा मार्केट से आ रहे हैं, चाहे मामा आ गए, रिलेशन वाले कोई आ गया, जिसके हाथ में मिठाई पकड़ा दी जाए, आप घर में 4 बच्चे हैं, जिसके हाथ में मिठाई पकड़ा दी जाएगी नहीं, तो वो कहेगा भैया हम किसी को नहीं देंगे, ये सारी मिठाई क्या है, मेरी है, ये सारे खिलौने मेरे लिए आए हैं। तो एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें क्या, उसको उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित निर्णय। वो खुद से निर्णय लेता है, अपना ही कहता है कि ये सारी मिठाई मेरी है, ये मिठाई मैं किसी को देने वाला नहीं हूं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो क्यों ना हो जाए। अब इसी में सेकेंड स्टेज क्या आता है हमारा, इसी में सेकेंड स्टेज आता है दंड एवं आज्ञाकारी। आप पापा कहेंगे नहीं बेटा थोड़ा सा मिठाई अपने छोटे भाई को भी दे दो। पापा पहले क्या कहेंगे कि बेटा थोड़ा मिठाई अपने भाई को भी दे दो, अकेले तुमको नहीं खाना है, उसके लिए भी लेके आए दे दो। लेकिन छोटा लड़का देगा ही नहीं, हम देंगे ही नहीं, पूरी मिठाई मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, अकेले खाऊंगा। वो भले पूरी मिठाई खा पाए या ना खा पाए,
वो भले पूरा जो चॉकलेट है खा पाए या ना खा पाए, लेकिन ये जिद करेगा कि मैं किसी को नहीं दूंगा, भले कुछ हो जाए। तो जो सेकेंड स्थिति आती है, जो सेकेंड स्टेज आता है उसमें, तो इसमें क्या होता है, या तो आप पहले क्या करेंगे, बेटा तुम दे दो मिठाई, कल मैं तुम्हारे लिए और लेके आऊँगा। आज अगर तुम अपने भाई को मिठाई दे दोगे तो कल मैं तुम्हारे लिए पक्का फिर लेके आऊँगा। या तो ये सुन के बालक क्या कर सकता है, थोड़ी मिठाई अपने भाई को दे सकता है, थोड़ी मिठाई अपने भाई को दे सकता है। और उसके बाद भी नहीं देगा तो क्या करेंगे आप, डंडा उठाएंगे या थप्पड़ मारेंगे या डांटेंगे। तब या तो दंड से या तो आज्ञा से जब बालक नैतिकता ला सकते हैं। ये स्टेज एक ऐसी होती है कि जिस समय बालक को क्या है, धमका के, डरा के, मार के या पुरस्कार दे के या उसको क्या है, उसको बढ़ावा दे के कोई चीज़ उसको आप सिखा सकते हैं। तो ये एक स्टेज ऐसी होती है। तो पहला स्टेज होता है पूर्व परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में माता पिता, जो माँ बाप सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं, या जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जो सिखाते हैं वही बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। तो जो शुरुआत होता है, जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, इसमें नैतिकता क्या है, माता पिता द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा, माता पिता द्वारा निर्धारित की जाती है। अब जैसे कुछ मिठाई छोटे भाई को तो हमने बता दिया कि इसमें क्या, पहले मिठाई तो देगा ही नहीं, पहले मिठाई देगा ही नहीं। अब पापा बोले दे दो बेटा, थोड़ा दे दो मिठाई, कल तुम्हारे लिए मैं और ले मिठाई लेके आऊँगा, तब भी नहीं देगा। अब सोचेगा कि मिठाई दें कि न दें, क्या पता अगर हम मिठाई आज दे देंगे तो पापा कल नहीं लाएंगे तो मिठाई तुमको मिलेगा ही नहीं। तो किसमें फंस गया, दुविधा में। बच्चा दुविधा में फंस गया कि अगर मिठाई हम आज दे दिए तो कल पता नहीं पापा मिठाई लेके आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे लिए। तो पिताजी तो पहले बोले बेटा दे दो, तब तो ठीक है, नहीं दिया, अब इसके बाद डंडा उठा लिए। अब बालक डरने लगेगा, तो डर की वजह से क्या करेगा, मिठाई दे देगा। तो बालक के अंदर चाहे आप पुरस्कार से चाहे दंड से उसके अंदर नैतिकता ला सकते हैं। ये एक ऐसी स्टेज होती है। बात समझ में आया। और ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, माता पिता या बड़े बुजुर्ग के द्वारा की जाती है, या जो प्राथमिक लेवल पर जो आंगनबाड़ी की जो सहायिका होती हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र चलता है जिसमें 3 साल के बच्चे रहते हैं, तो उसमें दी जाती है। मतलब छोटे में कह सकते हैं 2 वर्ष के अंदर। आपने पर्यावरण में बताया है, पर्यावरण में हमने पढ़ाया आपको कि प्रथम शिक्षिका कौन होती है, उसकी माता। और पहला स्कूल कौन सा होता है, परिवार। बच्चा का पहला स्कूल परिवार होता है और प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है। बातें समझ में आएगी। आइए अब दूसरे स्टेज में चलते हैं। तो पहला स्टेज क्लियर हो गया कि या तो डंडे के डर से देगा, या तो पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे, उसको लालच देंगे तब देगा मिठाई। ठीक है, अगला ये अगला कह रहा है परंपरागत नैतिकता। परंपरागत नैतिकता या इसको रूढ़िगत नैतिकता कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या करता है, जो लड़के होते हैं ना भैया, इस अवस्था में अच्छा बनना चाहते हैं। वो सोचता है कि मैं सबसे अच्छा लड़का बन जाऊं, या अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने की भावना होती है। पहला स्टेज क्लियर। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि जब बालक अब आ जाते हैं, जैसे 6 साल 7 साल के बच्चे हो जाते हैं, 8 साल के, तो उस समय अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। क्या, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा लड़का और एक अच्छा लड़की बनने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है भैया कि प्रशंसा पाने के लिए दूसरे का अनुकरण करते हैं। प्रशंसा पाने के लिए दूसरों का अनुकरण करते हैं। अब पापा बोल देंगे घर में, देखो मनोज का लड़का कितना अच्छा पढ़ने में, कितना अच्छे से बात करता है, तुम उसके जैसा बनो। तो मतलब अपना वर्चस्व बनाने के लिए या अपने माता पिता के नज़र में या अध्यापक के नज़र में एक अच्छा लड़का या एक अच्छा लड़की बनने के लिए दूसरों की नकल करता है। क्या करता है, दूसरों की नकल। बात समझ में आ गई। जैसे हमने बताया कि देखो मनोज का लड़का कैसा है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं बन रहे हो। अब देखो इसमें जो आते, इसी को हम क्या, 2-3 नाम इसका है, आप लोग याद कर लीजिएगा। परस्पर, एक, उन्मुखता, आय, ये सब एक ही सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें एक हो गया। पहला अवस्था जो है प्रशंसा पाने के लिए क्या करता है, दूसरे का अनुकरण करता है, प्रशंसा पाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनने के लिए। अगली पॉइंट हमारा है कानून एवं व्यवस्था अवस्था। अगली पॉइंट इसी में होती है कानून एवं व्यवस्था अवस्था। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बालक जो है अपने से निर्णय लेता है, मैं अपना निर्णय खुद लूँगा। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में कानून को ध्यान में रखते हुए, कानून की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए, जो समाज ने निर्धारित किया है नियम, उसको ध्यान में रखते हुए खुद से निर्णय करता है कि मुझे क्या करना चाहिए।
बालक की एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें बच्चा क्या है, खुद से निर्णय लेता है। लेकिन कब? खुद से निर्णय लेने के साथ साथ वो ये भी देखता रहता है कि मेरे निर्णय से मेरे घर परिवार, मेरे समाज या मेरे संस्कृति पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। जो मेरे समाज, जो समाज ने बनाया है, जो दायरा बनाया है, कहीं उनको हम तोड़ तो नहीं रहे हैं। तो एक ये स्टेज आती है जिसमें बालक खुद से निर्णय लेता है। निर्णय लेने के साथ साथ, नैतिकता वाला निर्णय लेने के साथ साथ इन पक्षों पर ध्यान देता है कि घर परिवार, समाज, समुदाय, संस्कृति किसी पे किसी तरह से आंच ना आए या किसी का किसी तरह से उल्लंघन हम न करें। इसी को हम कहते हैं क्या? कानून व्यवस्था। इसी को हम कहते हैं कानून एवं व्यवस्था, अवस्था या सत्ता, सामाजिक व्यवस्था या अनुपालन। मतलब हम क्या कर रहे हैं? कानून का पालन कर रहे हैं। काम अपना करेंगे लेकिन कानून का पालन करते हुए करेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट देखिए। अगला हमारा तीसरी अवस्था क्या है? उत्तर परंपरागत। ये सबसे ऊपर होती है भैया। ये क्या होती है? लास्ट स्टेज है, सबसे ऊपर है। इसमें हम गौतम बुद्ध को रख सकते हैं। इसमें किसको रखेंगे हम? गौतम बुद्ध को। ये ऐसी अवस्था होती है जो उत्तर परंपरागत अवस्था होती है। ये अच्छा, उत्तर परंपरागत अवस्था में अपना अपना हित देखना होता है। उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या होता है? अपना अपना हित देखना, बस अपने अपने बारे में सोचना। अब इसी में जो आता है एक स्टेज सामाजिक संविदा, सामाजिक अनुबंधन अवस्था, इसमें आता है हमारा इसी के अंदर। इसी में क्या होता है भैया कि सामाजिक संविदा या सामाजिक अनुबंधन अवस्था ये कहता है कि आज जो है कि आज तुम मेरा काम कर दो, कल मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें क्या कहता है बालक कि आज तुम मेरा काम कर दो, कल मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ठीक है ना? या तो आज तुम अपने टिफिन में मुझे थोड़ा खाना खिला दो, कल मैं अपने टिफिन से आपको खाना खिला दूंगा। लेकिन फिर जब इसमें दूसरा आता है सार्वभौमिक को हम गौतम बुद्ध को रखेंगे। ये दूसरा स्टेज है इसका। उत्तर परंपरागत सबसे ऊपर, पूर्व परंपरागत जो पहले चल रहा था, जो बचपन में पूर्व परंपरागत, बचपन में अब जो कानून और जो अवस्था जो होती है जिसमें कानून का पालन करता है, सत्ता की या समाज की पालन करता है, समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, ये मिडिल होता है, बाल्यावस्था के बीच में आ जाएगा। और जो उत्तर परंपरागत है ये सबसे ऊपर है। और उत्तर परंपरागत में दो चीज़ें होती हैं। एक, पहले स्टेज में तो लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, बस अपने अपना हित सोचना। आज तुम मुझे खिलाओ, मैं कल तुम्हें खिला दूंगा। आज तुम मुझे अपने बाइक से लेके चलो, कल मैं तुम्हें अपने बाइक से लेके चलूंगा स्कूल। ठीक है? तो मतलब ये कह सकते हैं कि परस्पर आपस में लेन देन की कोशिश, इसको हम ये कह सकते हैं लेन देन। एक ये स्टेज आता है लेन देन। लेकिन जो इससे ऊपर हो जाते हैं, जो इससे ऊपर सोचते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? सार्वभौमिक। सार्व मतलब सभी, सार्वभौमिक नैतिकता, सर्वाधिक नीतिपरक। इसमें क्या होता है? इसको हम परोपकार भी कहते हैं। इसमें हम गौतम बुद्ध को रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि तुम आज मेरा काम कर दो, ठीक है, तुम अपना काम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले स्टेज में था कि तुम आज मेरा काम कर दो, मैं कल तुम्हारा कर दूंगा। लेकिन जब दूसरे में आएंगे तो तुम अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लूँगा। जैसे मैं हूँ, मैं आपका काम करवा दिया, मैं आपका या आप मेरा काम करवा दिए। ध्यान सुनिएगा, आपने मेरा काम करवाया और मैंने कहा मैं कल आपका करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आप जब दूसरा स्टेज आएगा तो फिर आप आएंगे, कहेंगे चलिए भैया हम आपका काम करवा देते, आपने हमारा कल काम करवाया था। तो मैं क्या कहूँगा कि भैया तुम अपना काम कर लो, हम अपना काम कर लेंगे। मतलब इसे उपकार कहते हैं कि हम आपका भी काम कर दिए और बदले में आपसे हम कुछ लिए नहीं। हमने आपको खाना खिलाया लेकिन आप से जो है कि उस खाने के बदले में कुछ लिया नहीं है। बात समझ में आई? इसको कहते हैं क्या? सार्वभौमिक नैतिकता, परोपकार, दूसरों पे उपकार करना, दूसरों पे उपकार करना। आप टिफिन वाली बात पे आ जाइए। पहले स्टेज में था कि तुम मुझे खिला दो आज, मैं कल तुम्हें खिला दूंगा। अब अगला दिन जब आएगा तो टिफिन लेके आएगा, लेकिन दूसरा वाला कहेगा आओ तुम मेरे में खा लो, तो कहेगा नहीं तुम खा लो, मैं भूखा ही रहूंगा। तो क्या उपकार किया ना, कल उसको अपना खाना खिलाया था,
और दूसरे दिन खुद उसको कह रहे तुम अपना खाना खा लो, मैं भूखा ही रहूंगा, तो क्या कर रहा है, उपकार कर रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो एकदम सबसे ऊपर होते हैं, उत्तर परंपरा वाले जो होते हैं, ये लोग क्या नीति परख नए नए मतलब जो चीजें हैं समाज के लिए बनाते हैं कि समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं करना है। अगर आप दूसरे को क्या हानि पहुंचाते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं भविष्य में आपके भी जीवन में ऐसे ऐसी चीज़ें, तो ये सारे दूसरों के बारे में सोचना, बस केवल क्या दूसरों के भलाई के बारे में सोचना ही कहलाता हमारा क्या, परोपकार। दूसरों के बारे में भलाई के बारे में सोचना या दूसरे की भलाई करना या दूसरे के ऊपर उपकार करना या दूसरे के लिए काम करना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सार्वभौमिक नैतिकता। ये सबसे ऊपर की नैतिकता होती है। बात समझ में आ गई। आप एक बार रिवीजन में देख लिए। पहला पूर्व, पूर्व में 2 स्टेज। पहले स्टेज में क्या करेगा लड़का, पहले स्टेज में बस अपने बारे में सोचेगा। क्या सोचेगा, अपने बारे में, मतलब स्वार्थी बच्चा। अब उसी में जो दूसरा स्टेज होता है, तो जो चॉकलेट सारा उसी का था, वो डंडे के डर से या माता पिता के प्यार से या सम्मान से या सहयोग से किसी कारणवश क्या करेगा, या तो डंडे के डर से देगा या तो क्या करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करके चॉकलेट अपने भाई को दे देगा। 2 अवस्था हो गई। पहले में बस अपने बारे में सोचता है, स्वार्थी है, और दूसरे में अपने भाई को भी देता है, लेकिन कब, जब माता पिता डांटते हैं या जब उनका आज्ञा का ना मानते बच्चे तब। अगला था परंपरागत। परंपरागत जो बीच की अवस्था होती है, इसमें एक लड़का जो है अच्छा बनने की कोशिश करता है, चाहे लड़की हो वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, इसलिए जो भी माता पिता कहते हैं, चाहे जो भी हो, मतलब अच्छा बनने के लिए दूसरों का नकल करते हैं इस अवस्था में, कि हम भी फला जैसे हो जाए, हम भी फलाने जैसे हो जाए, भैया हम भी ऐसे हो जाएं, लोग हमारी भी तारीफ करें, लोग हमें भी क्या बुलाएं, हर पार्टी में मुझे भी क्या है सम्मान दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं किसमें, परंपरागत में। एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना चाहता है, और इसी अवस्था में जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कानून से भी डरते हैं, और कानून को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए, जो समाज के द्वारा जो नियम बनाए, जो संविधान के द्वारा नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए वो निर्णय खुद लेता है कि मैं क्या करूँगा या मुझे क्या करना चाहिए, जिसके वजह से अगर मैं ये काम करता हूँ तो न समाज में, न घर परिवार, न कहीं पे क्या किसी तरह से कोई क्या है नियम का उल्लंघन न हो, चाहे वो समाज द्वारा बनाया गया हो, चाहे कानून द्वारा बनाया गया हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और उत्तर परंपरागत में क्या होता है, एक होता है सामाजिक संविदा। सामाजिक मतलब समाज में जो होता है लेन देन, कि आप मुझे कुछ दीजिए मैं आपको कुछ देता हूँ, तो ये हो गया सामाजिक। और सामाजिक से जब थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे ना, तो उसे सार्वभौमिक कहते हैं। और सार्वभौमिक में कहता है कि दूसरों के लिए उपकार करना, दूसरों को दान दक्षिणा करना, दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे को खाना खिलाना, तो और उसके बदले में कुछ नहीं लेना, निस्वार्थ में क्या है, निस्वार्थ देना। तो ये हमारा क्या कहलाता है भैया, सार्वभौमिक। यहाँ तक बात हो गई खत्म। आप चलते हैं नॉन चॉम्स्की लेते भैया। नॉन चॉम्स्की थोड़ा सा, नॉन चॉम्स्की की जो क्या है, चॉम्स्की जो है, नॉन चॉम्स्की जो है भाषा विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। और ये अमेरिका के रहने वाले, कहाँ के भैया, ये अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के रहने वाले क्या है, मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने क्या किया था, भाषा विकास पे सिद्धांत दिया था। बच्चे में इन्होंने क्या कहा कि बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है भाई साहब, ये जन्मजात होती है, ये खुद लेकर पैदा होता है, जो चाहे वो बन सकता है। जैसे मिट्टी से कुम्हार चाहे वो घड़ा बना दे, चाहे सुराही बना दे, उसी तरह बालक भी जब जन्म लेता है तो सारी चीजें उसके अंदर विद्यमान होती हैं। विकास उसी का होता है जैसा इन्वायरमेंट मिलता है। आप पढ़ाई में लगाएंगे, अगर इन्वायरमेंट अगर आपके आसपास पढ़ाई का है तो पढ़ने में अच्छा होगा। अगर आसपास लोग क्या है, चोरी छिनैती गुंडागर्दी उल्टा सीधा काम करने में तेज है, तो वही जो भी उसका माइंड है वो उसमें लगेगा। माइंड तो काम उसमें भी, चोरी करने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, झूठ बोलने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं झूठ बोल पाएंगे। तो जो एनर्जी उसको पढ़ाई में लगानी, तो वो एनर्जी कहाँ लग गई, वहाँ पे लग गई। वो क्यों लग गई, क्योंकि वैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ का घर परिवार समाज समुदाय आसपास के लोगों का ऐसा इन्वायरमेंट है, इसलिए वो क्या है उसी के अनुसार ढल गया। बात समझ में आ गई। आगे बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। बच्चे के मस्तिष्क में क्या होता है भैया, एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। ठीक है, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा सीखना। ए का मतलब होता है एलईडी, ठीक है, अधिग्रहण। और डी का मतलब होता है यंत्र, मतलब डिवाइस। ठीक है, तो भाषा अधिग्रहण और यंत्र
तीन चीज़ होती हैं। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है, यानी ग्रामर जन्मजात होती है। बालक के अंदर भैया ग्रामर जो है ना जन्मजात होती है। अच्छा, पापा मम्मी दादा चाचा चाची बोल ले रहा है ना, बोल ले रहा है ना, तो कैसे बोल पा रहा है? मात्राओं का तो ज्ञान है इसको, तो मात्राएं किस में आती है? हमारा ग्रामर में आएगा ना। बस बच्चे जो होते हैं कि ग्रामर जो क्या है, व्याकरण जो है कि जन्मजात जानते रहते हैं, लेकिन भैया उसका क्या है, अर्थ नहीं जान पाते हैं। तो व्याकरण को इन्होंने दो स्तर में बांटा चौमस्की ने। एक बताया सतही संरचना। सतही संरचना में क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानता है लेकिन उसका अर्थ नहीं जान पाता है। माँ क्या, मम्मी पापा चाचा चाची बुआ भैया भाभी बोलता रहता है, लेकिन उसके पीछे जो अर्थ छिपा है वो नहीं जान पाता है। और जो दूसरा चरण होता है गहरी संरचना, इसमें क्या है, शब्दों के साथ साथ अर्थ भी जानता है कि माता हमारे लिए क्या है, या पिताजी हमारे लिए क्या है, या भाई हमारे लिए क्या है, या बहन हमारे लिए क्या है, और ये क्यों है, कैसे है, किस लिए है, और कैसे रहना है। ये सारी चीज़ें उसके पीछे का रीजन वो जानने लगता है। जो दूसरी संरचना होती है, जो दूसरा स्टेज होता है, जो गहरी संरचना। अब पहले स्टेज में बस बोलता रहता है लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि इसके पीछे क्या है। शब्द बोलता है लेकिन उसके पीछे का रीजन या उसके पीछे का अर्थ जो छिपा है वो नहीं जान पाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आज आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हमने आज पढ़ा हमने पढ़ा कोहलबर्ग, ठीक है ना, कोहलबर्ग और नॉन चॉम्स्की हमने पढ़ लिया। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।